सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न। पीएम मोदी बैठक में नहीं रहे शामिल। 31 पार्टियों ने बैठक में लिया हिस्सा। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, सिर्फ जनता के लिए सेवक। यूपी टीईटी का पेपर हुआ लीक। करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। 23 आरोपी अब तक गिरफ्तार। देवरिया में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा 1 महीने के अंदर कराई जाएगी यूपी टीईटी की परीक्षा। आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी में टीईटी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। ये तस्वीरें शामली, मथुरा और बिजनौर की अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें शामली, मथुरा, बिजनौर की हैं, जहां परीक्षा होने के बाद कई अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा रुकवाई। शामली में जहां डीएम और एसपी केंद्रों पर सूचना देने के लिए पहुंचे, तो वहीं मथुरा में जिला प्रशासन ने भी परीक्षा निरस्त करने की बात कही। और तीसरी तस्वीर बिजनौर, जहां एसटीएफ और आईटी सेल एक बार फिर से हरकत में आया। यूपी टीईटी परीक्षा लीक की जांच पड़ताल जुट गई है और बिजनौर में भी एग्जाम लीक होने की खबर आते ही स्टूडेंट्स को सेंटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स काफी परेशान और मायूस नजर आए। तो ये 3 तस्वीरें शामली की, मथुरा की और ये तीसरी तस्वीर बिजनौर की, जहां पर परीक्षा रद्द होने पर जो परीक्षार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र छात्राएं थे, उनमें निराशा देखी गई, मायूसी देखी गई, परेशानी देखी गई। तो परीक्षा केंद्रों पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने ये छात्र छात्राओं को सूचित किया कि उनकी जो परीक्षा है वो रद्द की जाती है। दरअसल टीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षाओं को रद्द किया गया। तो परीक्षा केंद्रों पर अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को और अभ्यर्थियों को ये जानकारी दी कि अब उनकी परीक्षा नहीं होगी, अब ये परीक्षा लीक होने के कारण, पेपर लीक होने के कारण रद्द की जा रही है। तो ये तीनों तस्वीरें शामली, मथुरा और बिजनौर की, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं थे, जो परीक्षार्थी थे, वो बेहद ही मायूस, परेशान और दुखी दिखाई दिए। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि टीईटी का पर्चा लीक कराने वालों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सभी लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब तक 23 लोग पकड़े जा चुके हैं, वहीं जो फरार हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। जिसके विकास माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और वहीं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में होने वाली टीईटी परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था और इसी के चलते अलग अलग शहरों में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से लखनऊ से 4,
मेरठ से 3 और साथ ही गोरखपुर और वाराणसी से 2-2 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी को एसटीएफ ने पकड़ा है। पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से लीक हुए पेपर की कॉपी भी बरामद हुई है। साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह भी जानकारी दी कि फिलहाल के लिए इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर ये परीक्षाएं दोबारा आयोजित कराई जाएंगी और परीक्षा दोबारा कराए जाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। छात्रों को किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म नहीं भरना होगा और ना ही कोई फीस या फिर कोई पैसे देने होंगे। साथ ही पेपर देने आने वाले जो बच्चे हैं उनका जो बसों में किराया लगता है वो भी बिल्कुल निःशुल्क सुविधा उन बच्चों को मिलेगी। तो यूपी टीईटी की परीक्षा जो रद्द हुई है उसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि 1 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित होगी और जो बसों को जिस बसों में किराया लगता था बच्चों का, छात्र छात्राओं को, वो निःशुल्क सेवा कराई जाएगी। और एक बार अब ये पूरी जानकारी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उन्होंने ये बताया कि अलग अलग जगहों से जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और इस पूरे मामले में कुल अभी तक यूपी से ही 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग शहरों में छापेमारी की जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और उधर प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और इसी कड़ी में गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के राजापुर ब्लॉक में स्थित रईसपुर गांव में करोड़ों की लागत से तैयार किए गए एक खेल परिसर का लोकार्पण करने पहुंचे। साथ ही करोड़ों की लागत की अन्य योजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ये कहते हैं कि इस खेल परिसर का तकरीबन 2 साल पहले शिलान्यास किया गया था। जिस जगह ये खेल परिसर बनकर तैयार हुआ है यहाँ पर लोग कूड़ा कचरा डालते थे और यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होते थे। तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये खेल परिसर रईसपुर के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभाओं को जग जाहिर करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही यहाँ पर सांसद निधि से एक ओपन जिम भी बनाया जाएगा और अन्य सुविधाओं के साथ इस खेल परिसर को एक स्टेडियम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण जनरल वीके सिंह ने किया। गाजियाबाद से सांसद हैं और रईसपुर गांव में खेल परिसर का लोकार्पण किया। इसके द्वारा उन्होंने इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ के जो युवा हैं जो खेल में अपनी रुचि रखते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि पहले जहाँ पर ये खेल परिसर बनाया गया है वहाँ पर लोग कूड़ा और कचरा डालते थे, कूड़े का ढेर यहाँ पर होता था, लेकिन हमने इसको खेल परिसर में परिवर्तित किया है। अब यहाँ के जो युवा हैं वो अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे और खेल के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर गाजियाबाद के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। जनरल वीके सिंह ने ये सारी बातें कही हैं। लोकार्पण उन्होंने किया खेल परिसर का। इसको खेल परिसर के रूप में इस जमीन को कैसे कन्वर्ट कराया जाए उसके ऊपर कार्य शुरू हुआ और 2 साल पहले इसका उद्घाटन हम लोगों ने किया कि इसमें खेल परिसर बने। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लगकर आज ये परिसर तकरीबन तैयार है। अभी और काम होना बाकी है, लेकिन आज लगता है कि एक रजापुर ब्लॉक के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक स्टेडियम मौजूद है। मैं सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी योगी सरकार को, जिन्होंने खेल नीति को लेकर पूरे प्रदेश भर में देश भर का जो
एक युवा है उसे एक नेक रास्ते पर लगाने का कार्य किया है, क्योंकि क्रीड़ा से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का। जितने भी हमारे नागरिकगण खिलाड़ी बनेंगे, जो खेल क्षेत्र में आएंगे, वो वास्तव में अनुशासित होंगे, और उस अनुशासन का ये विषय है, उसी नींव का पत्थर आज इस स्थान पर रखा गया है। एक खेल परिसर का, जैसे आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर, खेल परिसर रईसपुर गजापुर ब्लॉक में एक इतना भव्य और सुंदर, हमें हमारे खिलाड़ियों को, जो यहाँ की हमारी दूर दराज की जो प्रतिभाएं स्टेडियम तक नहीं पहुँच पाती है, उनके लिए उन्हीं के ब्लॉक में एक ऐसा स्थान डेवलप करके देना वास्तव में बहुत ही अच्छा। और मैं समझती हूँ आने वाले समय में रजापुर ब्लॉक से बड़े अच्छे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे निकलेंगे। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ती हैं। 9 सैनिटरी पैड, cotton line softness from 9 celebrates the power of women
and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. 2 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया उत्कर्ष मिलेगा। इस महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी जैसे अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य, दिव्य और अनोखे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में आगे की खबरों का। कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की अगुवाई में ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई। दरअसल रैली में किसानों को उनसे जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बताते चले कि रैली को कासगंज के 12 पत्थर मैदान से हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार सहरावत ने कहा कि अब विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ सके। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई घटना की जांच के संबंध में कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ट्रैक्टर रैली कासगंज में है, सभी जनपदों के अंदर एक सीमित संख्या में, कोई हमारा बड़ा आयोजन करने का वो नहीं था। 200 से 400 व्यक्ति के बीच की पार्टी ने नीति तय की थी। किसानों के बारे में जो हमारी सरकार ने बहुत काम किए उनके प्रचार प्रसार के लिए, और दूसरा विरोधी दलों के पास में आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है। और उधर मुजफ्फरनगर में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय लोक दल यानी RLT ने बहुजन उदय अभियान के तहत एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन जानसठ में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का स्वागत किया। वहीं उन्होंने MSP को वापस लेने, बिजली बिल माफ करने के साथ साथ इस आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत करने के साथ साथ प्रदेश भर में सपा की सरकार बनने का भी दावा किया है। हमें लगता है कि जो बहुजन समाज है वो हाशिए का एक बहुत बड़ा समाज है, जिसको भाजपा सरकार ने नकारा है और उसको हाशिए पर ढकेला। और जैसे केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी पर, स्टूल पर बैठाना, नाम प्लेट उखाड़ के फेंकवा देना, तो मुझे लगता है कि बहुजनों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें भागीदारी नहीं। जब प्रकरण हुआ तो जयंत चौधरी जी सहारनपुर पहुंचे, और जब भी कहीं भी कोई बात होती है दलित की, मजदूर की, तो जयंत चौधरी जी सबसे पहले पहुंचे। तो इसलिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि बहुजन उदय अभियान के तहत हम सब जगह पहुंचे।
किसान आंदोलन के दौरान 1 साल से बंद गाजीपुर बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनता सड़क पर उतर चुकी है। बॉर्डर से सटी सोसाइटी के निवासियों ने बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च किया। आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से अनुमति ना मिलने के कारण इन्हें यही रोक दिया गया था। सोसाइटी के लोगों ने किसानों से अपील ये की है कि जल्द से जल्द रास्ता खोला जाए ताकि उन्हें और परेशानियों का और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कई सोसाइटीज सोशल मीडिया पर लगातार विरोध जता रही हैं और जल्द से जल्द बॉर्डर को खोले जाने की मांग भी कर रही हैं। पिछले 1 साल से बॉर्डर बंद होने के कारण दिल्ली जाने वाले हजारों लोग रोजाना घंटों जाम का सामना भी करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। शासन से जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि आपकी मांगे पूरी कर दी गई है, अब ये किसान भाइयों को NH9 छोड़ना होगा, उन लोगों को देखनी होगी एज एन कम्यूटर गाजियाबाद से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। और अब आप किसी रजिस्टर्ड जगह में जाइए, अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो रजिस्टर्ड जगह में जाके आप आंदोलन करिए, अब हमारे NH9 को आपको छोड़ना होगा। और वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लगातार क्षेत्र में नई परियोजना लाने का लोगों से वादा करती है, लेकिन एक नजर अगर सफाई व्यवस्था की तरफ डाली जाए तो सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आती है। दरअसल सूरजपुर में तालाब पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार उन अधिकारियों को शिकायत दी तो जाती है, लेकिन उन शिकायत अर्जी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और उधर यूपी के बुलंदशहर में थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के रानीवाला चौक पर 2 दिन पहले अधेड़ मजदूर के बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल बताया ये जा रहा है कि 5 दिन पहले मृतक का कुछ लोगों से मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद उन लोगों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद लगातार आरोपी फरार बताए जा रहे थे और एसएसपी संतोष कुमार सिंह के आदेश के अनुसार पुलिस की 3 टीमें गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। जिसके बाद आज खुर्जानगर कोतवाली पुलिस ने हत्या में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयोग किया गया चाकू तक बरामद हुआ है। फिलहाल लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये 26/11 की रात को लगभग 7:30 बजे के आसपास पवन दीक्षित, जो बिजली मिस्त्री का काम करते थे, जिनकी उम्र लगभग 53 वर्ष के आसपास है, अनमैरिड व्यक्ति थे, उनकी चाकू घोंप के हत्या की गई थी। एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था, क्योंकि इस प्रकरण में दूसरे समुदाय के अभियुक्त इन्वॉल्व थे, इसलिए एक सांप्रदायिक तनाव की आशंका संभावना थी। पुलिस की टीम ने बहुत ही सक्रियतापूर्वक सार्थक तरीके से प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से आलाकत चाकू की बरामदगी की है। और वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन विहार इलाके में पति ने अपनी ही पत्नी की गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस समय ये वारदात घटित हुई उस समय घर में मासूम बच्ची भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अम्मी टॉयलेट के लिए उठी थी, अम्मी ने गेट खोला, मैं सो रही थी, मेरी आँख खुल गई। फिर अम्मी वापसी आई थी, अम्मी ने गेट लगाया, अब्बू ने सोने नहीं दिया था अम्मी को। अब्बू ये कहे थे कि दिल्ली चलेंगे, वहीं कमाएंगे खाएंगे जाके। अम्मी कही थी अभी लड़की की पढ़ाई चल रही, पहले वो पूरी हो जाए, पेपरों के बाद छुट्टी पड़ेंगी तब चलेंगे, घूमने के हिसाब से चलेंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो आ जाएंगे। इसी बात पे हुई थी मारपीट। मैंने डॉक्टर साहब को आवाज़ भी लगाई थी, वो लोग अंदर सो रहे थे, तो इतने में उठी थी। अब्बू अम्मी को मार रहे थे। पहले अब्बू ने ना अम्मी के एक चाटा मारा, फिर मुंह पे लात मारी। मैं गेट खोलने गई तो मेरे एक चाटा मारा, इतने मैंने गेट खोला, इतने गला काट दिया था अम्मी का। और वहीं हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाश के 2 अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बताते चले कि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जंगल में सर्च अभियान चला रही है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बल्कि अंधेरे का फायदा उठाकर इस बदमाश के 2 अन्य साथी जो थे वो भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कई सामान भी इन बदमाश के पास से गिरफ्तार किया है। आज एसओजी टीम और पुलिस
सिंभाली पुलिस इस पर काम कर रही थी, उसी दौरान 3 अज्ञात बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 2 बदमाश भाग गए हैं, जिनकी तलाश के कामिंग की जा रही है। घायल बदमाश ने पूछताछ पर बताया कि उसका नाम सोनू है। और उधर अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव नूरपुर में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई। आरोप यह है कि तीनों युवकों पर धारदार हथियार से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया, जिसके बाद तीनों को दुकानों के एक गोदाम में बंधक बना लिया गया। वहीं घायलों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां लोग इकट्ठा हुए और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टप्पल पुलिस ने मौके पर पहुंची और उसके बाद घायलों को कब्जे में लिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन और जांच पड़ताल कर रही है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर चलती कार में एकाएक आग लग गई, जहां कार में आग लगने के बाद लोगों ने आनन फानन में इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की एक गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। वहीं गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन गाड़ी में आग लगने से कोई भी जनहानि की जानकारी नहीं है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। वीकली टॉप 10 में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। निर्माण में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं इस दौरान पीएम ने कहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ चुका है और इसका लाभ यूपी की जनता के साथ साथ दिल्ली एनसीआर को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज एक से बढ़कर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करा रहा है।
बेहतर सड़कें, रेलवे और एयरपोर्ट सिर्फ इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन बदल देते हैं। गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उसके साथ सीमलेस और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी हो जाए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से एक मॉडल बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, भारतीय कंपनियां सैकड़ों विमानों को खरीद रही हैं। उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव और मरम्मत का सबसे बड़ा सेंटर होगा। प्रधानमंत्री ने आगे ये कहा कि देश विदेश के विमानों को यहाँ से सर्विस मिल सकेगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने ये कहा कि हम अपने 85% विमानों को मरम्मत के लिए विदेश भेजते हैं।